हम ही फर्स्ट कंटेंडर हैं उस टीएमसी और बीजेपी के इन फाइटिंग में। अगर आप देखते हैं ये जो क्षेत्रीयवाद करने का पर्पस ही यही होता है कि भाजपा की राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का। और मैं मानता हूं कि बंगाल इस बार पूरी तरह से बंगाल को ही बचाने की लड़ाई। ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है। मैं इन चुनावों के बारे में पूछना चाहूँगी कि केरलम, तमिलनाडु और बंगाल, इन तीनों में बीजेपी की पकड़ अभी तक मजबूत नहीं मानी जाती थी, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग दिखने को मिल रहा है? देखिए, तीनों राज्यों को अगर आप देखें, सबसे पहले अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में 2016 में हम कहाँ थे और 2021 में हम कहाँ थे, और जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर की परिस्थितियाँ विपरीत अलग तरह की हैं। राजनीति प्रतिस्पर्धा अलग है, राजनीति के रंजिश के रूप में अगर नज़र आता है तो वो बंगाल में नज़र आता है। और उसके बावजूद भी हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा है और 38% पे वोट पे हम पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम ही फर्स्ट कंटेंडर हैं उस टीएमसी और बीजेपी के इन फाइटिंग में। अगर आप देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि बंगाल में लगातार बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं और इस बार तो हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम और तमिलनाडु? अब केरलम में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरलम की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरलम में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नज़र आ रही है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपकी और एलडीएफ की एक दूसरे के साथ एक सेटिंग हो गई है। राहुल गांधी जी का जो ज्ञान का अध्ययन है इतना कमज़ोर है। अगर आप देखिए कि इसी एलडीएफ और यूडीएफ का कम्बिनेशन देश भर में बंगाल में चुनाव लड़े, पिछला चुनाव 7 में 10 वर्षों तक दिल्ली में सरकार चलाए, उन्हीं के समय की सरकार थी। बगल के तमिलनाडु में अलायंस में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बातें किसको बता रहे हैं? केरलम की जनता जानती है कि जो मैच फिक्सिंग गेम आप खेलते हैं, भाजपा तो खुलकर एलडीएफ और यूडीएफ एक कम्युनिस्टों की जो पद्धति रही है, हमने त्रिपुरा में उनको समाप्त किया, बंगाल में समाप्त किया और आने वाले समय में इनको पूरी तरह से समाप्त भी करेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत तो हमारा सपना है। तो वो रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिनरई विजयन के लिए तो मोदी जी गॉडफादर है, उन्होंने कहा। देखिए, बोल तो ये मैच फिक्सिंग गेम है, वो बीजेपी से क्लोज दिखाने की बात करके अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता को प्रति सबरीमाला इशू भाजपा ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया। बाहर में वही सबरीमाला के इशू को लेकर कहीं भी मुखर नजर आते हैं क्या राहुल गांधी? वहाँ जाते हैं तो सबरीमाला याद आता है, हिंदू याद आता है, और जैसे उसके बाहर निकलते हैं तो स्टेलिन के राज में तो हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो खेल है जनता समझती है। अब तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया इतनी तेज है कि आप केरल में क्या बोलेंगे और तमिलनाडु में अलग बोलेंगे, ये नहीं चलता है। और असम में क्या होने वाला है? पुराने प्रदर्शन को बेटर करेंगे या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी दिखती है आपको? क्या हो रहा है वहाँ? मैं तो असम के कई कार्यक्रमों में गया हूँ जी। लोगों का जो रिस्पॉन्स है, वो पिछले परफॉर्मेंस को तो हम बेटर करेंगे और कांग्रेस को जितना और कड़ा हार वहाँ देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कोशिश किए थे कि अलायंस कराएंगे, कुछ नई नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं चला और पूरी तरह से कांग्रेस और हताशा और निराशा में वहाँ आपको नजर आएगी। बहुत ही पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पर। क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर खेल अभी जो खेला जा रहा है, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, आज तो पूरी तरह से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे तरफ से स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से नाम के शब्दों को कैसे खेल करके पासपोर्ट का जो खेल खेला है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए,
लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसको सामने रखना भी हमारा कर्तव्य है। शब्दों की मर्यादा के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान में लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई जहरीला सांप आ जाए तो आप नमाज को रोक के जहरीले सांप को आपको मार देना चाहिए, और बीजेपी और आरएसएस जो है वो जहरीला सांप है। अब हम सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले का उनका बयान और आज का बयान, मतलब कल का ही बयान, जो 2 दिन लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना। और दूसरी बात, कितनी मतलब ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना। और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूँकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। तो आप कह रहे हैं कि चेला गुरु को सिखा रहा है। अब चेला गुरु जो आप समझ सकते हैं, जिसके रिमोट से चलने वाला व्यक्ति कौन चेला है कौन गुरु। राहुल और सोनिया गांधी जी और उनका जो परिवार है, कुनबा है, ये कुनबा किसी भी व्यक्ति को रिमोट से चलाता है, सिस्टम से। उनको उतना ही बोलना होता है। खड़गे जी बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरह के मर्यादा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। तो गांधी परिवार का शब्द था, अब खड़गे जी के मुंह में से डाल के बुलवाया जा रहा है। खड़गे जी केरलम में कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हैं वो शिक्षित और समझदार लोग रहते हैं और गुमराह नहीं कर सकती बीजेपी ऐसे लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात नहीं है ये, तो आप ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं, क्योंकि क्या इससे क्षेत्रीयकरण नहीं बढ़ता? मैं ये मानता हूँ कि गुजरात की उन्होंने उदाहरण दिया, उसी गुजरात से सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी आए, और उसी गुजरात के व्यक्तित्व को आज देश ने इतना आशीर्वाद दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश को आगे लेके चल रहे हैं विकास के मायने पे, कई पैमाने पे। मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी नाकामी जहाँ उनको दिखती है वहाँ नासमझी समझ में आती है, वहाँ अज्ञानता नजर आती है। जहाँ उनको सफलता मिलती है वहाँ ज्ञानी व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये उनकी नासमझी है। जनता तो देख रही है कि जहाँ जहाँ वो हारते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी जनता को दोष देते। थोड़ा दोष अपने माथे पर रखते तो कुछ नया सीख के आते। अध्यक्ष जी, ये जो क्षेत्रीयकरण है इन चुनावों में बहुत कुछ देखने को मिला है, क्योंकि बंगाल में भी यही कहा जाता था कि कहा जाता है कि अमित शाह जी और मोदी जी जो हैं वो बाहरी हैं, और ये भी कहा गया कि अमित शाह जी अगर आ रहे हैं बंगाल में तो शाकाहारी भोजन तो मिलेगा नहीं, तो वो नॉनवेज खाना चाहिए उन्हें, ऐसे भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक पॉलिसी पे काम की कि हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीयवाद करने का पर्पस ही यही होता है कि भाजपा की राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का। लेकिन ये राष्ट्रवाद के अंदर ही क्षेत्र है, उनके लिए दिक्कत है कि वो क्षेत्र के अंदर राष्ट्र नहीं देख पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये खेल एक आध बार चलता है। आज देश के कई राज्यों में जो इस तरह की चीज़ें पनपी, आज भाजपा के प्रति समर्थन और हमको विश्वास फिर से मिला। और मैं मानता हूँ कि बंगाल इस बार पूरी तरह से बंगाल को ही बचाने की लड़ाई है, और बंगाल के लोग इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई प्रधानमंत्री जिस राज्य से समर्थन मिलता है तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और गृह मंत्री किसी राज्य का व्यक्ति नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। ये समझदारी अगर हमारे क्षेत्रीय दलों को नहीं आती, और ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में
शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।